अर्शमान आन को लाहौर छोड़कर आ चुका था, लेकिन सारा ध्यान अभी भी इसी पर था। वो इसे खुद से दूर करके महफूज तो कर गया था, लेकिन अपना दिल भी इसी के पास छोड़ आया था। मुझे से एक पल की दूरी अरशमान मलिक को गवारा नहीं थी। आज मजबूरी ने इसे खुद से इतना दूर भेजना पड़ा था, और ये अरशमान के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। मलिक साहब, अपने ख़ास आदमी की आवाज़ पर अरशमान ने सर उठाकर इसे देखा। आपसे कोई मिलने आया है? इस आदमी की झिझक पर अरशमान काफ़ी हैरान हुआ। इससे इसके डेरे पर अक्सर कोई न कोई मिलने आता था, तो फिर इसकी घबराहट की वजह कौन है? अरशमान ने सामने मौजूद कागजात पर ध्यान देते हुए पूछा। अज़म चौधरी। इस नाम पर अरशमान की आंखों में वहशत उतरी। इसने अंगारा होती आंखें उठाकर अपने आदमी को देखा। इसकी इतनी ज़रूरत? गुस्से से कहता अरशमान अपनी जगह से उठा और डेरे से बाहर आया, जहाँ अज़म अपनी गाड़ी के पास शान से खड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मलकों के डेरे पर कदम रखो? अज़म चौधरी, अगर चाहते हो हाथ पैर सलामत रहे तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना खुद चल के जाने के काबिल नहीं रहोगे। इसकी बात पर अज़म के माथे पर बल आए। वो अपनी गाड़ी से दूर होकर अरशमान के पास आया और इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तुमसे बात करनी है मुझे अरशमान। कि मुझे नहीं करनी, अरशमान ने अज़म का हाथ झटक कर कहा, तो अज़म ने गहरा सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पाया। इसके सामने वो मौजूद आदमी इसे अभी भी अपना नादान छोटा भाई लगा था। बस एक बार बात सुन लो अरशमान, इसके बाद खुद यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन बस एक बार जोश के बजाय खुद से काम लेकर मेरी बात सुन लो। अरशमान ने इसकी बात पर कुछ देर सोचा। चेहरे के ज़ाविये बता रहे थे वो शख्स पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर अरशमान ने हाँ में सर हिलाया और इसे अपने पीछे आने का इशारा करता अपने कमरे में चला गया। अज़म इसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया, तो अरशमान ने सर्द महरी से इसकी जानिब देखा। जो कहना है जल्दी कहो, ज़्यादा देर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरशमान की बात पर अज़म ने सर्द आह भरी, तुम्हारा ये जोश और जज्बात से काम लेना अरशमान हमें पहले भी नुकसान में डाल गया था और आज भी डाल रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह होश से काम मैंने भी नहीं लिया था, इसलिए तो इतने सालों से ये बात सोच नहीं सका। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? अरशमान ने अपने सामने पड़े पेपर्स को देखते हुए कहा। मामू ने बाबा को नहीं मारा था अरशमान, ना ही बाबा ने मामू को मारा था, बल्कि वो हमें दिखाया गया था जो वहाँ हुआ ही नहीं। अरशमान 12 साल पहले का हर वाक़या याद करके अपनी मुट्ठियाँ भींच गया। और तुम्हें क्यों कर लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँगा? क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बस एक बार मेरी बात को जोश के बजाय होश से सुनना। कुछ देर के बाद अरशमान ने सोच इस बात में सर हिलाया, तो अज़म ने इसे हर वो बात बता दी जो लीज़ा ने इसे बताई थी, और इन दलाइल को सुनकर अरशमान भी गहरी सोच में डूब चुका था। हम दोनों ने ही तब ये गलती की, अरशमान इस बारे में सोचने के बजाय जिस बात के भंवर में बह गए। शायद इसीलिए हम दोनों ये सोच नहीं पाएंगे, लेकिन किसी ने एक ही रात में ये बात सोच ली। आखिरी बात कहते हुए अज़म के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। अज़म ने एक नज़र अरशमान को देखा, जो गहरी सोच में डूबा वहाँ बैठा हुआ था। देखो अज़म, मैं नहीं जानता कि तुम पर मुझे यकीन है, बस इतना जानता हूँ तुम इस बारे में सोचो, ताकि हम दोनों इस बेजा नफरत से बाहर आ सके जो सालों से हमें निकल रही है। इस बात पर अरशमान ने नज़र उठाकर अज़म को देखा। वो चाहकर भी अज़म को दुत्कार नहीं सकता था, क्योंकि जो दलाइल अज़म ने दिए थे वो बेजा नहीं थे। अपने पप्पा को तो वो भी जानता था, वो तो इंतहाई अमन पसंद आदमी थे और इसके पप्पो को जान से ज़्यादा चाहते थे। फिर वो ऐसा कैसे कर सकते थे? लेकिन फिर वो मुलाजम आए और इनकी बातें। अरशमान बहुत गहरी कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, तो ये सब किसने किया? अरशमान ने इज़्तिराब के आलम में पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ, दुश्मन जो कोई भी था तुम्हारे या मेरे बहुत करीब था, और शायद आज भी है। अरशमान इस बात पर मज़ीद बेचैन हुआ। अज़म गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है अरशमान, इस मरतबा तुम अक्लमंदी से काम लोगे, ना कि जज्बात से। इतना कहकर अज़म वहाँ से चला गया, लेकिन अरशमान को मुकम्मल तौर पर इज़्तिराब में डाल चुका था। अरशमान मलिक अपने किए हर फैसले और अपने बोले गए हर लफ्ज़ पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो चुका था। आज सुल्तान और अनाबिया की मायों की रस्म थी। सब लोग खुशियों में मसरूफ़ थे और कनीज़ तनहा कमरे में घुटनों में चेहरा छुपाए रो रही थी। इसे सुल्तान और अनाबिया की शादी के बारे में खबर होने हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे, और ये सारा वक्त कनीज़ ने माँ भी से छुप कर कितने आंसू बहाए थे, ये वही जानती थी। अपनी हर नमाज के बाद इसने रब से यही दुआ मांगी थी कि सुल्तान बस इसका रहे, इसकी मोहब्बत बस इससे मिले। लेकिन शायद इसकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही थी, इसलिए इसका सुल्तान इसके हाथों से रेत की तरह फिसल कर अनाबिया की गोद में गिरता जा रहा था। इस दिन के बाद कनीज़ का सामना भी इससे नहीं हुआ था। वो शायद कनीज़ से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन इस मासूम को तो यही लग रहा था अब अपने सुल्तान को अच्छी नहीं लगती है, इससे कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से सुल्तान इससे दूर होकर अनाबिया का हो रहा था। अपने मासूम जहन में बिठाती कनीज़ अपने आंसू पहुँच कर उठी और अब सर पर दुपट्टा लेते कमरे से बाहर निकल आई। सुल्तान के कमरे के बाहर आकर इसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ, सुल्तान की सर्द मेहर सी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। सुल्तान, जो अपनी माँ की खुशी के लिए सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनकर खड़ा था, तैयार
कनीज़ को देखकर इसके हर ज़ख्म फिर से हरा हो गया। कनीज़ ने एक नज़र इसे सर से लेकर पैर तक देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके पास आई। साईं कनीज़ के पुकारने पर साया सुल्तान अपना सर झुका गया। इसका दिल क्या इस लड़की के पैरों में घिर जाए और उससे की जाने वाली ज़्यादती पर सारी ज़िंदगी इससे माफ़ी मांगता रहे। आपसे कुछ पूछ दूँ? कनीज़ की रुंधी हुई आवाज़ ने इस आदमी का दिल चीर कर रख दिया। पूछो, सुल्तान ने अपने बिखरे जज्बात पर काबू पाते कहा। मुझसे क्या गलती हुई है? आप बता दें, कसम से मैं वो गलती फिर नहीं करूँगी। कनीज़ की बात ने सुल्तान को मुकम्मल तोड़कर रख दिया था। सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर इसे करीब करते हुए अपनी आगोश में लेकर अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया और कब से गले में अटके आंसुओं को बहने की इजाज़त दे दी। मुझे पता है बहुत बुरी हूँ, इसलिए आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना? मुझे बता दें मैंने किया क्या है। चाहे तो 2 थप्पड़ लगा ले, लेकिन बस सराबियाबाजी से शादी ना करे। कनीज़ ने इसके मजबूत वजूद में सिमट कर रोते हुए कहा तो सुल्तान के आंसू मजीद रवाने से बहने लगे। इसका दिल किया इस नाजुक सी गुड़िया को अपने दिए हर घाव से बचाकर खुद में छुपा ले। एक बात याद रखना कनीज़, तुम बुरी नहीं हो, ना ही तुमने कुछ किया है। अगर कसूर है तुम्हारी किस्मत का है जिसने तुम्हें इतने कमज़ोर आदमी के साथ जोड़ा है। सुल्तान ने इसकी कमर सहलाते हुए कहा, जो रो रो कर हलकान हो रही थी। जानती हो, अगर मैं इस दुनिया से लड़ने की बात आती तो बेबख्शी लड़ जाता, लेकिन एक जानिब तुम हो कनीज़, मेरी मोहब्बत, चाहत, मेरा जुनून, और दूसरी जानिब मेरी माँ, जो मुझे इस दुनिया में लाई, जिसके कदमों तले मेरी जन्नत है। सुल्तान ने गर्दन से चेहरा निकाले बगैर नम आवाज़ में कहा, मैं इनसे नहीं लड़ सकता कनीज़। सुल्तान ने मजबूती से कनीज़ को खुद में समाते हुए कहा, आप इनसे रोकर कहे ना मैं आपकी बीवी हूँ, वो मान जाएंगी। जब मैं अपनी अम्मा से रोकर कुछ कह मांगती थी ना, तो वो भी मेरी ज़रूर मान देती थी। कनीज़ की बात पर सुल्तान को अपने अंदर सब कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मेरे बचपन से इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अनाबिया से हो। अगर मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो वो टूट जाएंगी। कनीज़ अपनी बहन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी, जिनसे इनकी बेटी 10 साल की उम्र में अमानत के तौर पर ले ली थी। सुल्तान ने इसे समझाना अपनी मजबूरी से आगाह किया। मैं अपनी माँ का सर शर्मिंदगी से झुकते हुए नहीं देख सकता। इस बात पर कनीज़ सुल्तान से दूर हुई और नम आंखों से उसे देखा। फासने दोस्त को नहीं कहते ना, मंगेतर को कहते हैं। कनीज़ के सवाल पर सुल्तान का सर शर्म से झुक गया और इसे हाँ में सर हिलाया, जबकि इसका जवाब कनीज़ को मुकम्मल तौर पर तोड़ गया था। आपने फिर से मुझसे झूठ बोला, मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया। साइंस की आवाज़ में मौजूद दुख को महसूस कर सुल्तान का दिल किया अपनी जान ले ले। अल्लाह किसी को किसी भी मुश्किल में डाल दे, लेकिन कभी इतना बेबस ना करे कि लोग इसकी बेबसी का फ़ायदा उठाने लगे, क्योंकि जब इसे सब पता लगता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। साईं, कनीज़ ने अपने सीने पर हाथ रखकर रोते हुए कहा। सुल्तान आगे होकर इसे फिर अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन कनीज़ फ़ौरन से दूर हो गई। आप अपनी अम्मा जान की बात मान लें साईं, वो आपकी माँ है, हक है आपका इन पर। मेरा क्या है? कनीज़ का कोई हक नहीं होता, किसी पर हक नहीं। कनीज़ रोते हुए कहा तो सुल्तान कर्ब से अपनी आंखें मूंद गया। आपकी शादी मुबारक हो साईं। इतना कहकर कनीज़ मुड़ी इधर और रोते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले सुल्तान को मुकम्मल तौर पर बिखेर गई। सुल्तान ने अपना हाथ ड्रेसिंग के शीशे पर इतने ज़ोर से मारा कि शीशा टूटकर चकनाचूर होते ही इसकी हाथ को जख्मी कर गया। खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन सुल्तान को उसका कोई एहसास भी नहीं था। दिल में तो कर्ब का तालाब तुम बरपा था, तो वो जिस्म की तकलीफ से या क्यों कहाँ महसूस होती। अभी तो उसकी मोटी वोटी नोच देता तो उसे कोई भी महसूस ना होता। आयुष्मान हवेली वापस आते ही सीधा अम्मा भी के कमरे में गया। आयुष्मान के चेहरे पर परेशानी देखकर अम्मा भी परेशान हो गई। क्या बात है आयुष्मान, सब ठीक तो है? आन तो ठीक है ना? अम्मा भी को सबसे पहले अपनी पोती का ख्याल आया, जिसे आयुष्मान ना जानी हो इतनी दूर छोड़ आया था। वो ठीक है अम्मा भी, सब मेरी परेशानी आन नहीं बल्कि कुछ और है। आयुष्मान की बात पर अम्मा भी ने इस तरह से इसकी जानिब देखा। क्या हो गया है आयुष्मान? आज़म मुझसे मिलने आया था। आज़म का जिक्र पर अम्मा भी का दिल बहुत बेचैन हुआ। अपनी बेटी की इकलौती निशानी से वो आज खुद को नज़रें मिलाने के काबिल नहीं समझती थी। क्या कहा इसने? आयुष्मान ने एक गहरा सांस लिया और सारी बात जो अज़म ने इन्हें बताई थी वो अम्मा भी को बता दी, जिसे सुनकर अम्मा भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वैसे तो ये बात अम्मी को बताना चाहता था, लेकिन वह सुल्तान की शादी को लेकर बेहद खुश है। मैं इन्हें दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब समझते हुए अम्मा भी ने सारा बात मिलाया। अब तुम क्या करने का इरादा रखती हो? आयुष्मान ने कुछ देर सवाल पर गौर किया। आपको दोनों मुलाजमा याद है जिन्होंने आकर बाबा से ये कहा था कि पप्पा को मारा है? अम्मा भी ने फ़ौरन इस बात पर सर हिलाया। जैसा आज़म कह रहा है, अगर वो सच है तो ज़रूर इन मुलाजमा ने झूठ बोला है, और वो झूठ इन्होंने किसी के कहने पर बोला था। मैं इनका पता लगा कर रहूँगा, इनसे मिलूंगा और इनसे सच उगलवाऊँगा, फिर सारा सच साफ ज़ाहिर हो जाएगा। हम अभी इस पर अम्मा भी ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि इस वक्त हकमत अमली का मुजाहरा यही था। इसका मतलब तुम्हें अज़म की बात पर यकीन है? आयुष्मान ने अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर कुछ देर इस सवाल के बारे में सोचा। जो दलाइल इसने दिए हैं इन्हें धुतकारा नहीं जा सकता। एक बार वो मुलाजमा असली गुनहगार का बता दे, फिर देखेंगे मेरे यकीन का क्या होता है।
अम्मा भी ने अर्शमान के हाथ पर अपना हाथ रखा, जो गहरी सोच में डूबे ये कह रहा था, मैं दुआ करूंगी तुम्हें कामयाबी हासिल हो। बेशक मेरा रब सच को बातिल पर फतह देने वाला है। अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। फिलहाल ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहे तो बेहतर है। सच साबित हो जाने पर हम फरहीन और सुल्तान को भी इस बात से आगाह कर देंगे। जी अम्मा भी यही बेहतर है, अर्शमान ने संजीदगी से कहा, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा इनकी हर बात सुन चुका है। 2 दिन तरह तरह के फंक्शन करने के बाद आज सुल्तान और अनाबिया की शादी का दिन आन पहुंचा था। कनीज़ अम्मा भी के पास संजीदगी से बैठी के पैर दबा रही थी। जितना रोना था इस रात ही रो लिया था। वो आंसू नहीं बहा रही थी और एक बेजान गुड़िया की तरह थी, जो जिसे जो कोई कहता वो कुछ कर देती। कनीज़ बेटा, अम्मा भी के पुकारने पर कनीज़ ने सर उठाकर देखा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखो कितनी कमज़ोर सी हो गई हो तुम। अम्मा भी की बात पर एक साया सा कनीज़ के चेहरे पर आया। जब जिंदा रहने का दिल ही ना करे तो कमज़ोरी से ज़्यादा अच्छे लगने लगती है। अम्मा भी कनीज़ ने दिल में सोचा, लेकिन इनसे ये बात कही नहीं। बस मैं ठीक हूँ कहकर पैर दुखाने लगी। अम्मा भी ने कुछ और कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन तभी फरीन बेगम कमरे में आई। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मा भी, लड़कियां तो दुल्हन को भी तैयार कर रही हैं। फरहीन बेगम ने अपनी सफ़ेद रंग की साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा। सुल्तान कहाँ है? वो तैयार हो गया। सुल्तान के जिक्र पर कनीज़ का दिल एक बार फिर खून के आंसू रोने लगा, लेकिन आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। नहीं, वो कल रात इसके हाथ पर ज़रा सी चोट लग गई थी तो अर्शमान उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। चेक करवाने बस कुछ ही देर में आते होंगे दोनों। अम्मा भी ने हाँ में सर हिलाया, जबकि सुल्तान की चोट के बारे में जानकर कनीज़ बुरी तरह से बेचैन हुई थी। तभी एक मुलाजिम इजाज़त लेकर अंदर आया। आपने गजरे मंगवाए थे बीबी जी? फरीन बेगम ने हाँ में सर हिलाकर इसके हाथ से गजरों का शापर लिया और कनीज़ की जानिब बढ़ाया। जाओ अनाबिया को देकर आओ, अपने कमरे में तैयार हो रही है वो। इनकी बात पर कनीज़ का दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ। कनीज़ मेरी मुलाजमा है फरीन, तुम इसे अपना काम मत बोलो। कनीज़ बेटा तुम मत मेरे कपड़े निकालो। अम्मा भी ने नरमी से कनीज़ से कहा तो फरीन बेगम ने दांत खिसकाया। कुछ नहीं होता, इसे थोड़ा सा काम है करने पर, और आपकी बहू है यहाँ, आपके कपड़े निकाल देगी। जाओ लड़की, फरीन बेगम ने हुक्म दिया तो कनीज़ ना चाहते हुए भी पेशाब पर हाथ में पकड़ा और अनाबिया कमरे की जानिब चलती। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र अनाबिया पर पड़ी, जो लाल रंग के लहंगे में मलबूस थी और 3-4 लड़कियां सजाने में मसरूफ़ थी। अनाबिया के सजे रूप को देखकर आज इस लड़की का ने सुल्तान का हो जाना था। फिर क्या वो सुल्तान के पास इस कमरे में रहा करेगी? क्या सुल्तान इससे वैसे ही मोहब्बत जताएगा कैसे इसने जैसे इसने कनीज़ को जताई थी? क्या इसने अनाबिया से मोहब्बत होने के बाद सुल्तान इसे छोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो कनीज़ कहाँ जाएगी? इनके माशरे में तो शौहर के घर से औरत का जनाजा उठता था। अगर कनीज़ जिंदा वहाँ गई तो इसके बाबा की इज्जत का क्या होगा? ये सब सवाल इस कदर दर्दनाक थे। इस मासूम लड़की ने अपने मरने की दुआ की थी। वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अनाबिया की आवाज़ पर कनीज़ हकीकत की दुनिया में वापस आई और अनाबिया के सामने आकर इसने गजरे इसके सामने किए। बेगम साहिबा ने भेजे हैं गजरे, तो देख क्या रही हो? पहनाओ मुझे, अनाबिया ने रौब से कहा। कनीज़ ने इसे ऐसे देखा जैसे गलत सुना हो, लेकिन फिर इस सब में अनाबिया का क्या कसूर था? इसके शौहर ने पहले ही दिन इसकी हैसियत एक मुलाजमा की रखी थी। कनीज़ इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथ थाम कर इसमें गजरे पहनाने लगी। कैसी किस्मत थी इसकी, अपनी सौतन को सजाने का काम भी इसे ही करना था। कनीज़ गजरे पहनाकर उठने लगी तो अनाबिया ने पायलों का जोड़ा इसके सामने किया। ये भी पहनाओ। इतना कहकर अनाबिया ने अपने पैर इसके सामने किए तो ना चाहते हुए भी 2 आंसू कनीज़ की आंखों से टूटकर फर्श पर गिरे। कनीज़ वो पायलें भी इसके पैरों में पहनाने लगी। माशाल्लाह अनाबिया बाजी, कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम, बिल्कुल सुल्तान की मलिका लग रही हो। अनाबिया की बड़ी बहन फारिया ने इसकी तारीफ करते हुए कहा तो कनीज़ की आंखें रवानी से बहने लगीं। आप भी अर्शमान भाई की मलिका बनती अगर वो आन ना होती, पर क्या ही कर सकते हैं? अनाबिया ने मुंह बनाकर कहा और अपने कमरे में बैठी कनीज़ को देखा। आप क्या नज़र लगाओगे मेरे पाँव को? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनाबिया कैसा कहते ही कनीज़ उठकर वहाँ से भाग गई और बाहर आकर फूट फूट कर रो दी। ये सब इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भला कोई भी बीवी अपनी आंखों से अपने शौहर को किसी और का होते हुए कैसे देख सकती थी? कनीज़ के लिए भी ये सब नामुमकिन था, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि सब कुछ बर्दाश्त करना था। अचानक कनीज़ का सर बुरी तरह से चकराया तो कनीज़ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। इस नाजुक की गम सहने की हिम्मत शायद ख़त्म हो चुकी थी। क्या हुआ बच्ची को? डॉक्टर साहिबा ठीक तो है ना? अम्मा भी ने परेशानी से डॉक्टर से पूछा, जो कनीज़ का चेकअप करके अभी कमरे से बाहर आई थी। वो खासा परेशान हो गई थी जब मुलाजमा ने आकर इन्हें ये बताया कि कनीज़ इन्हें हाल में बेहोश पड़ी मिली थी। ठीक थी तो वो नहीं है। आप लोग कितने केयरलेस हो सकते हैं? एक तो बच्ची बेचारी इतनी कम उम्र है और इस पर न जाने कब से भूखी है। आपको इस हालत में तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना? डॉक्टर ने ज़रा सी सख्ती से कहा तो अम्मा भी के साथ खड़ी फरीन बेगम ने भी हैरत से डॉक्टर को देखा। इस हालत में मतलब?
वो प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता क्या? डॉक्टर की बात पर सब अम्मा भी के साथ साथ फरीन बेगम भी सख्ते के आलम में आ गई। दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, प्लीज़ आप इनका ख्याल रखें वन का, वरना इनके और इनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने एक पर्ची अम्मा भी को पकड़ा कर कहा और वहाँ से चली गई, जबकि अम्मा भी अभी भी सख्ते के आलम में वहाँ बैठी थी। ये कैसी मुलाजमा रखी है आपने अम्मा भी? अल्लाह माफ़ करे, हमारे घर में रहते हुए इतना घटिया काम। चेहरे से देखो कैसे मासूमियत टपकती है और काम देखो। फरीन बेगम ने नफरत से अम्मा भी के कमरे की जानिब देखते हुए कहा, जहाँ करीज बेहोश पड़ी थी। ऐसा गंध एक पल के लिए भी अपने घर में न रहने दूँ मैं अभी, और इसी वक्त से निकाल दूँ यहाँ से। इतना कहकर फरहीन बेगम कमरे की जानिब चल पड़ी। फरहीन अम्मा भी बेजान होती टांगों के साथ फरहीन के पीछे गई, लेकिन तब तक फरहीन कनीज को बालों से पकड़कर बेड से उठाते हुए फर्श पर पटक चुकी थी। तकलीफ महसूस करके कनीज हड़बड़ाकर उठी और चकराते सर के साथ फरहीन बेगम को देखा। घटिया बदकिरदार लड़की तो जैसे नापाक काम करने के लिए हमारे ही घर मिला था, अपने माँ बाप के यहाँ करती ना ये घटिया काम। फरहीन बेगम ने कनीज को बालों से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा तो कनीज सहम खड़ी ने देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी इसने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, कनीज ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, और अम्मा भी फरहीन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ था। कुछ नहीं किया, मुँह काला करवा के भी कहती हो कुछ नहीं किया। बता कौन था तेरे साथ जो हमारी इस पाकीज़ा हवेली में गुनाह करता रहा? बता ताकि तेरे साथ इसे भी निकालूं यहाँ से। फरहीन ने गुस्से से कनीज को फर्श पर फेंका तो वो रोते हुए अम्मा भी के पास चली गई और इनके पैर पकड़ कर रोने लगी। अम्मा भी, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा भी ने नम होती आंखों से इस लड़की को देखा जो शायद अपना गुनाह भी नहीं जानती थी। कुछ नहीं किया तो किसका है ये बच्चा जो तेरे पेट में पल रहा है? हाँ बता, किसका गुनाह है? फरहीन बेगम ने गुस्से से इसकी जानी पड़ते हुए कहा। कनीज सहम कर अम्मा भी की टांगों से चिपक गई। फरहीन बस, अम्मा भी ने सख्ती से कहा और अपने पैरों में फूट फूट कर रोती कनीज के सर पर हाथ रखा। बताओ कनीज, किसका बच्चा है ये? कनीज इनका सवाल समझ नहीं पा रही थी। फिर भी इसके सहन में बस सुल्तान का ख्याल आया तो वो सुल्तान की थी, और इससे मुंसलिक हर चीज़ भी इसी की होनी थी। साईं जी का ये बात सुनते अम्मा भी सख्ते के आलम में चली गई। बेसाख्ता इनके होठों से सुल्तान का नाम निकला, जबकि सुल्तान का जिक्र नहीं फरहीन बेगम को पागल कर दिया। वो कनीज के पास आई और उसे बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारने लगी। नीच बदकार लड़की, अपने गुनाह का इल्जाम मेरे बेटे के सर डाल रही है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फरहीन बेगम बुरी तरह से इस मासूम को मार रही थी और अम्मा भी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें रोकती। अब एक पल नहीं रहेगी तू यहाँ, एक तो तुझे रहने नहीं दूंगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी अपनी घटिया जुबान से मेरे बेटे का नाम लाने की, इसे बदनाम करने की? फरहीन बेगम ने कनीज को बालों से पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले आई। नहीं बेगम साहिबा, मुझे घर से मत निकाले, मैंने कुछ नहीं किया। आप साईं जी से पूछ ले, मैंने कुछ नहीं किया। कनीज फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी और हाल में मौजूद लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। कुछ नहीं किया, मैं तेरी जान ले लूँगी घटिया लड़की। मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाएगी। फरहीन ने 2 थप्पड़ और कनीज के मुंह पर मारे। फरहीन फरहीन का हाथ तीसरी मरतबा उठा, लेकिन अम्मा भी की रोबदार आवाज़ पर अपनी जगह रुक गया। ये मेरी मुलाजमा है, इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगी। अम्मा बी की बात पढ़कर फरहीन ने गुस्से से कनीज़ को देखा, लेकिन फिर इसे छोड़ दिया तो कनीज़ ज़मीन पर बैठते हुए फूट फूट कर रो दी। अम्मा बी कनीज़ के पास आई और उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया। मैंने कुछ, मुझे नहीं पता। कनीज़ से बोला भी नहीं जा रहा था, रोने की वजह से बंदी हिचकियाँ इसका सांस रोक रही थी। निकल जाओ यहाँ से कनीज़, चली जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं। अम्मा बी की बात पर कनीज़ ने फटी आंखों से अम्मा बी को देखा। अम्मा बी, जैसा कहा है वैसा करो, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, चली जाओ फ़ौरन। अम्मा बी ने इसे खुद से दूर धकेला तो कनीज़ हैरत से इन्हें देखने लगी। अशफाक, अम्मा बी के चिल्लाने पर अशफाक हड़बड़ाते हुए वहाँ आया था। ले जाओ इस लड़की को यहाँ से, अब एक पल के लिए भी मैं इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ले जाओ। अम्मा बी के हुक्म पर अशफाक ने सख्ते के आलम में खड़ी कनीज़ का बाजू पकड़ा और इसे वहाँ से ले गया, जबकि वो मासूम इन सबसे भी एक सवाल पूछना चाहती थी कि आखिर इसका गुनाह क्या था।